हम समाजशास्त्र की इस श्रृंखला में आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सामाजिक प्रतिमान। ये वीडियो आपके पीजीटी और जीआईसी और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के जो समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाएं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रतिमान क्या है? वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। दैनिक जीवन में अनेक एवं विशिष्ट स्थितियों में एक व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्नों को जो नवोदित प्रत्युत्तरों को ही मानदंड या प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा सही है? सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं, जो एक जगह मानदंड के रूप में स्वीकृत हैं, दूसरे समाज में मानदंड के रूप में मान्य हों। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक समाज में मानदंड के रूप में मान्य हो, यह कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक संस्कृति के मानदंड को अपने अपने ढंग से देखा जाता है, अर्थात सामाजिक मानक परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। किसी समूह द्वारा किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहते हैं। यह व्यवहार पारंपरिक होता है। सामाजिक स्वीकृति के कारण इस प्रकार के व्यवहार का उल्लंघन करना प्रायः अनुचित माना जाता है। जनरीतियों की अपेक्षा प्रथाएं अधिक स्थायी, कठोर होती हैं। एक को प्रचलित लक्ष्य और आदर्श और ऐसे मानदंड जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी जिसके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं और व्यवहार का मूल्यांकन करता है, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। फिर से समझिए, एक प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिसके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं और व्यवहार का मूल्यांकन करता है, वो उन्हें सामाजिक मूल्य कहा जाता है। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। कानून राज्य द्वारा औपचारिक मानदंड है। यह प्रत्येक आधुनिक समाज की विशेषता है। कानूनी मानदंड के पीछे राज्य की शक्ति होती है। कानून में वह शक्ति है जो व्यक्ति को नियम पालन करने के लिए मजबूर भी कर सकती है और नियम पालन न करने वाले के लिए दंड की भी व्यवस्था कर सकती है। आधुनिक समाज में जेल भेजना, जुर्माना लगाना, मौत की सजा सुनाना इत्यादि कानूनी मानदंडों को लागू करने के अधिकार केवल राज्य को ही प्राप्त है। देखिए, निम्नलिखित में कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? तो रीति रिवाज। लोक रीति जब पूरी तरह से समाज के लिए नैतिक और लाभकारी मानी जाती है तो वह लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। रीति रिवाज अथवा लोकाचार का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इसके अवहेलना दंडनीय है। लोकाचार एक प्रकार का नैतिक मूल्य है जिसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है, जिसका उल्लंघन करने पर समाज कठिन से कठिन सजा देता है। लोकरीति अपेक्षित व्यवहार है, इसकी उपेक्षा करने पर समाज थोड़ा बहुत निंदा करता है किंतु कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। कौन सा एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन करने पर गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? तो लोकाचार। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक संस्करण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो डेविस और मूर का। सामाजिक संस्करण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज के लिए
की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों का। डेविस मूर ने यह तर्क दिया कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते। समानता की भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इस सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए एक समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार और प्रोत्साहन होता है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस कार्य के लिए ज्यादा पुरस्कार देता है। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया डेविस ने। सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? डेविस एवं मूर। सामाजिक स्थिरीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो डेविस एवं मूर। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है तो ये के डेविस। निम्नलिखित में से सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया तो सामाजिक स्थिरीकरण ऑप्शन नंबर हमारा सी है। कौन कौन से हैं? 1 and 3, 1 डेविस मूर और पार्सन्स। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से डेविस मूर, जिसमें पार्सन का भी कुछ हद तक योगदान है। निम्नलिखित में से इस तथ्य को आसमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? तो प्रतिष्ठा नहीं, उपयुक्त सही प्रतिष्ठा भी है, शक्ति भी और पुरस्कार भी। किसी व्यक्ति किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, वस्तु सुविधाओं आदि की विभिन्नता के आधार पर परिस्थितियों और भूमिकाओं का एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। संस्करण में संपदा, पुरस्कार, संसाधनों का वितरण असमान किंतु व्यवस्थित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार है? तो सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट देखिए, कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक स्थिरीकरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूंकि स्थिरीकरण का आधार व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठता उपलब्ध होती है, इसलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का संतोष होता है जिससे ऊपर स्तर के व्यक्ति उनसे ज्यादा योग्य और सक्षम है। इससे समाज स्थिरीकरण को बढ़ावा मिलता है। यदि लोग मनमाने ढंग से समाज में उच्च श्रेणी में स्थापित होने की कोशिश करें तो समाज में क्षोभ और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा डी। यह समाज के अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक है। तो यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, कौन कौन सही है? सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है तो यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक। लेकिन ये कौन कौन सा उपादेय होगा? तो यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, या समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक है। देखिए, जॉनसन ने बताया कि सशस्त्र लोगों के जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में साधारण से साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि वह समाज के ऊंचे स्तर पर पहुंचे, जिसके लिए उसे स्वाभाविक रूप से कठिन परिश्रम करना होता है। स्तरण के द्वारा लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो लोग समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हैं, वे अपने यथास्थिति बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता कि उसके पद और सुविधाएं में कोई कमी आए। अपने पद को बनाए रखने के लिए वे लोग स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश करते हैं।
सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज की स्थिति के अनुसार विभाजन। स्थिति से अभिप्राय हमेशा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह की सामाजिक पद से है। दूसरी तरफ स्तरण से तात्पर्य समस्त समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है। स्थिति एवं संस्तरण के निर्धारण के बीच स्पष्ट अंतर है। वह यह है कि स्तरण के कारक समस्त समाज के विभाजन के कारक हैं, तो स्थिति के निर्धारण समाज में व्यक्तियों की स्थिति का विभाजन का कार्य है। अतः सामाजिक स्थिरीकरण के अर्थ समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है। सामाजिक स्थिरीकरण को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? क्षमता, धन, विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों के स्थान निर्धारण। नेक्स्ट देखिए, किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, सुविधाओं आदि की विभिन्नता के आधार पर परिस्थितियों और भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है, जिसमें कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूह को अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्रिआयामी है। मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति के अलावा शक्ति और सम्मान के अधिकार पर भी समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल को शक्ति का स्रोत माना। उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। अतः सामाजिक स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मैक्स वेबर ने हैसियत के विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने वाले स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी, तब आमतौर पर लोगों को हैसियत जन्म से प्राप्त होती थी। वेबर ने बताया कि सामाजिक हैसियत दल एवं आर्थिक कारकों के बीच में एक अंतर संबंध है। ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरों का निर्माण करते हैं। क्योंकि इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है, अतः प्रत्येक समाज में स्तरण का भी स्वरूप अलग अलग होता है। मैक्स वेबर के अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं: धनवान उच्च वर्ग, धनहीन, सफेद पोष कर्मचारी, निम्न मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग। कौन से हैं? धनवान उच्च वर्ग, धनहीन, सफेद पोष कर्मचारी, फिर क्या है आपका निम्न मध्य वर्ग, फिर मजदूर वर्ग। मैक्स वेबर ने 3P प्रॉपर्टी, पावर और प्रेस्टीज कौन कौन सा ये अवधारणा दी है। कौन है? 3P प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है? तो एल ड्यूमा ने कहा। एल ड्यूमा ने भारत में सामाजिक स्थिरीकरण को जाति संरचना में पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर परिभाषित किया। नेक्स्ट देखिए क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण के आधार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है इसको वर्ण को, जाति को और शक्ति को। वर्ण को, जाति को और शक्ति को, यानी कि उपयुक्त सभी। मानव शास्त्रियों और इतिहासकारों के अध्ययन से पता चलता है कि अब तक समाज मुख्य रूप से 5 अधिकारों में विभक्त है, जैसे दास था, वर्ण व्यवस्था, जाति, स्टेट एवं वर्ग। कभी कभी कोई समाज इन पांचों में से किसी एक आधार पर स्थिर रहा है, तो कभी एक साथ 2 आधारों पर। उदाहरण स्वरूप मध्यकालीन यूरोप में समाज में जहाँ दास प्रथा और स्टेट व्यवस्था पर आधारित थी, तो आज वही यूरोप में मुख्य रूप से वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भारत में सामाजिक
वर्गीकरण का आधार वर्ण और बाद में जाति हुई, तो वहीं आज जाति और वर्ग दोनों स्तर का मुख्य आधार है। पार्सन्स और तथा मैक्स वेबर ने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण, जाति और शक्ति तीनों है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? जाति और तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं। व्याख्या देखिए, जाति और वर्ण दोनों समाज में स्त्रीकरण करते हैं। जाति की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन के भारत स्तरण का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था थी, जिसका स्वरूप बहुत कुछ वर्तमान वर्ग व्यवस्था से मिलता जुलता था। प्राचीन काल में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का निर्धारण वर्ण के आधार पर होता था और आमतौर पर वर्ण का निर्धारण जन्म से होता था। भारतीय समाज में जाति स्तरण का नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का मुख्य आधार था। सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। यह किस विद्वान से संबंधित है? तो किंग्सले डेविस। सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यानी कि फंक्शनल नेसेसिटी। यह संबंधित है किससे? किंग्सले डेविस। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हैं। सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों की। सामाजिक स्तरीकरण का यह विचारधारा तीन मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी? विश्व में कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ स्तरण नहीं है। विभिन्न मानव शास्त्रियों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि प्रत्येक समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का स्तरण अवश्य पाया जाता है। प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट होती है, वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। विभिन्न समाजों के बीच में सामाजिक स्तरों के स्वरूप में विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए सरल समाजों में स्तरण का आधार आमतौर पर उम्र एवं लिंग, जबकि जटिल समाजों में शैक्षिक, व्यक्तिगत संपत्ति, राजनीतिक हैसियत इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, डेविस और डब्ल्यू ई मूर। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था में जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता रही। भारतीय समाज में जाति स्तरीकरण का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंची या नीची श्रेणी प्राप्त होती है। जाति की सदस्यता हमें जन्म से प्राप्त होती है। सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है सामाजिक असमानताओं पर। सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक असमानताओं का अध्ययन। व्याख्या देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक स्तरण समाज में मौजूद असमानताओं के एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताएं मौजूद होते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित श्रेणियों और स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है। सुविधा तथा शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिसके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उसका सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है। ठीक इसी के विपरीत कम सुविधा और शक्ति से संपन्न लोगों का सामाजिक स्थितिकरण निम्न माना जाता है। स्तरण समाज में पाई जाने वाली असमानताओं का एक समाजशास्त्री नाम है, इसलिए गिडेंस ने क्या कहा है, स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ पीपल। ज्ञातव्य है कि स्तरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली असमानता नहीं बल्कि व्यक्तियों के एक समूह के स्तर पर पाई जाने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज
समाज में वह स्थिति जिसके मूल्य में होता है ऊंची जाति में जन्म। आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य समाज में वह स्थिति जिसके मूल्य में होता है ऊंची जाति में जन्म। नेक्स्ट देखिए, वह परिस्थिति वह वह परिस्थिति जो व्यक्ति को मात्र जन्म पर आधारित होती है आरोपित प्रतिष्ठा कहलाती है। आरोपित प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तो व्यक्ति को न तो किसी योग्यता और निपुणता की जरूरत पड़ती है और न ही मेहनत की। आयु, लिंग, नातेदारी, जाति, प्रजाति आदि कारक आरोपित प्रतिष्ठा के प्रमुख निर्धारण तत्व हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि प्रदत्त परिस्थितियों के उदाहरण हैं। इन परिस्थितियों पर व्यक्ति को अपना नियंत्रण नहीं रहता। अर्जित प्रदत्त परिस्थितियों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग राल्फ लिंटन ने दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए किया था। किसने सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और न्यूनतम सामाजिक इकाइयों में क्षेत्रीय विभाजन कहा है? तो रेमंड डब्ल्यू मुरे के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षेत्रीय विभाजन है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। पी जिसबर्ट के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का उन स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द division of society into permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination। इसने कहा सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह और श्रेणियों में उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो पी जिन्सबर्ग ने कहा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण के चार रूप दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए? तो बोटोमो ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख चार रूप बताए। कौन कौन से हैं? दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, ये किसने बताया? बोटोमो ने। सामाजिक स्थिरीकरण के चार आधार दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। कौन सा? ये है बंध स्थिरीकरण। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातिगत स्थिरीकरण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म और तथा आनुवंशिकता है। स्थिरीकरण का यह स्वरूप तब विकसित हुआ जब व्यक्ति का स्वभाव और गुण में किसी तरह के परिवर्तन को असंभव समझा जाने लगा, क्योंकि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है और जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले को कठोर दंड भी दिया जाता था। अतः यह बंध स्थिरीकरण का उदाहरण है। आगे देखिए, बंध स्थिरीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो हिंदू समाज में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्थिरीकरण का? तो लिंग। सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत एक प्रकार के दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्तियों या समूहों को अधिकार, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त होती है। सामाजिक विस्तारण जानबूझकर निर्मित की गई व्यवस्था है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली अल्पकालिक प्रक्रिया है। सामाजिक विस्तारण के आधार जटिल हो सकते हैं। इसके आधार पर पारिवारिक प्रतिष्ठा, संपत्ति, शिक्षा, पेशा, वर्ग, भूस्वामित्व इत्यादि भी हो सकते हैं, जबकि सामाजिक विभेदीकरण में ऐसी बात नहीं होती। सामाजिक विभेदीकरण का आधार कुछ ज्यादा ही स्पष्ट होते हैं। इसके आधार जैविक भी हो सकता है,
जैसे रूप, रंग, उम्र, यौन विभेद और स्वास्थ्य इत्यादि। समाज में उच्चता और निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो जाति कहेंगे। समाज में उच्चता और निम्नता के स्थायी क्रम को स्थायी विभाजन को जाति कहेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं होता, इसीलिए सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बंद होता है, जबकि वर्ग में यह विभाजन स्थायी नहीं होता है। यहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है। तो इस तरह उच्चता और निम्नता के आधार पर हर विभाजन मात्र है। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का संयुक्त क्या है? वेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद। वेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद ये हैं सामाजिक स्थिरीकरण प्रक्रिया का अनुक्रम। सामाजिक स्थिरीकरण के 4 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं: विभेदीकरण, क्रम विन्यास या श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और पुरस्कार एवं दंड। इसमें देखिए नोट है क्या, प्रश्न के विकल्प में हिंदी संस्करण में लाभप्रद प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी में रिवार्डिंग प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वास्तविक रूप से हिंदी संस्करण में पुरस्कार शब्द का प्रयोग करना उचित है। निम्नलिखित में से किसका अवलोकन सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में है? सामाजिक असमानताओं है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप में समाज में संस्थापित की जाती है। तो एम ट्यूमिन का अवलोकन सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। ट्यूमिन ने क्या कहा? सामाजिक असमानता चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं।